नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का वीडियो नंबर 1 है। इससे पहले जितने भी वीडियोज हमने इस YouTube चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया। तो भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा है उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया था। यहाँ व्याख्या में भी यही बात बताया गया है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। प्रीवियस में यह RFOACF 2021 में, APO 2007 में और PCS प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो अब आंसर तो इसका है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। लेकिन प्रीवियस में कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है आप यह देख लीजिए। कम से कम 5 से 6 बार यह प्रश्न पूछा गया है और व्याख्या भी हमने ऊपर ही देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो जो विकास का भारतीय मॉडल है वह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ROARO में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। व्याख्या देख लेते हैं। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया। प्रश्न क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो जहाँ पर आयात और निर्यात बंद है उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। तो व्याख्या में बताया गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार ना होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह प्रश्न बहुत आसान है, आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। और रिवीजन के पर्पज़ से प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम में आप अगर रिवीजन कर रहे हैं और इन प्रश्नों को नहीं देख के जा रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर ज़रूर रिवाइज कीजिए। प्रश्न व्याख्या में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकास यात्रा प्रारंभ किया। उसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए तथा उसमें विकसित देशों के भी लक्षण आए, परंतु अब भी इसमें विकसित तथा अल्प विकसित देशों के लक्षणों का मिश्रण है, इसलिए इसे विकासशील देश कहना उचित है। अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण हैं वह है कृषि की प्रधानता, विशाल जनसंख्या, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी का अभाव, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, असंतुलित आर्थिक विकास, औद्योगिकरण हुआ है पर अब भी पिछड़ा है, आर्थिक कुचक्रों का जोर, परंपरावादी समाज और वृहद बेरोजगारी।
आर्थिक असंतुलन का मामला हम यहाँ पर समझ लेते हैं। कहा जाता है कि भारत में जो धन है वह 90 और 10 के रेशियो में डिवाइड है। ज़्यादातर धनाढ्य लोग 10% हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था की कमान है, और जो 90% हैं वो गरीब लोग हैं भारत में। इनकी संख्या तो है लेकिन इनके पास धन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो अभी हमने ऊपर ही वर्णित देख लिया कि कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है, बृहद बेरोजगारी है, लेकिन उद्योग की प्रधानता नहीं है। उद्योग लगाए तो जा रहे हैं लेकिन अभी उद्योग की प्रधानता नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। 2004 में पूछा गया प्रश्न था लेकिन आज भी यह रिलेवेंट है, आज भी यही आंसर होगा। अच्छा, जो इतने भी प्रश्न यहाँ करंट के आएंगे, जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स, तो हम उन्हें अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जब अभी करंट अफेयर की वीडियो लाएंगे तो उनमें हम करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। धन की न्यून कार्य क्षमता लक्षण है, प्रति व्यक्ति कम आय लक्षण है, पूंजी निर्माण की न्यून दर यह भी है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका उपयोग सही से नहीं किया जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं। तो कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। क्या प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च है भारत में? कैसे हो सकता है यार, यहाँ भूखमरी है। देश में आज भी 2025 में भी लोग ऐसे लोग हैं जो बिना खाना खाए रात बिताते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। क्या होती है विशेषता? निम्न आय दर, बिल्कुल। पूंजी निर्माण की निम्न दर, सही है। निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। अब यहाँ ये दोनों 1 और 2 सही हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति निम्न आय दर और पूंजी निर्माण की निम्न दर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या में बताया गया है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्र के लिए प्रयोग किया जाता है जहां लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का आधिपत्य है, ठीक है। निम्न प्रति व्यक्ति आय है, जनसंख्या वृद्धि है, यानी जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची है, बेरोजगारी है, पूंजी निर्माण की दर निम्न है और परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण है। इस वजह से अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रही है और विकासशील अर्थव्यवस्था 2025 तक भी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ दूसरा है आर्थिक विकास एवं नियोजन। इससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ और प्रश्न बचे हुए हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फिर इस पर आएंगे। एक प्रश्न यह कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया? 2018 PCSJ और PCS प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ज़्यादा तेज धारणीय और समावेशी समृद्धि पर जोर 12वीं पंचवर्षीय योजना ने दिया था। इसके विषय में व्याख्या है यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए थी। सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि तथा सतत विकास पर जोर दिया। इस योजना में
8.2% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 6.8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि इस योजना में 8.2% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य, लेकिन 6.8%, लेकिन 6.8% यहाँ पर देखिएगा, ये लाइन दो बार आ गई है, यहाँ से पढ़िएगा फिर कि लेकिन केवल 6.8% की वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी। इस योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा रखा। देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इसका उद्देश्य था। 2017 के पश्चात पंचवर्षीय योजना बंद हो गई। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न कह रहा है कि भारत ने IMF से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया था। ठीक है, खरीदा था 200 टन सोना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में खरीदा था। PCSJ में पूछा गया प्रश्न है। भारत ने IMF से 200 टन सोना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में RBI द्वारा क्रय किया था। इसकी कीमत लगभग 31.49 करोड़ रुपए, या अगर बिलियन डॉलर में देखेंगे तो 6.70 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में 20 सूत्री पुनर्गठित 2006 आर्थिक कार्यक्रम का लक्ष्य है। तो इसमें बताना है कि 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है उसका लक्ष्य क्या है। तो केवल गरीबी का निवारण, या केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार, या केवल सभी को बीमा सुविधा, या A और B सही है। तो गरीबी निवारण और जीवन गुणवत्ता में सुधार, A और B यहाँ पर सही है। PCSJ में आया प्रश्न है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में लॉन्च किया था। इसे सन 1982, 1986 और 2006 में इसमें बदलाव किया गया। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रति राज्यों की परफॉर्मेंस की रेटिंग करता है। यह कार्यक्रम रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, EWS, आवास निर्माण, ग्राम विद्युतीकरण, पौधारोपण, सड़क निर्माण एवं खाद्य सुरक्षा आदि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी। तो अपने निर्धारित समय पर 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर नहीं प्रारंभ हो सकी। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जिसकी अध्यक्षता PM करते हैं। योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है जो पंचवर्षीय योजना होती है। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। इस योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष देर से प्रारंभ हुई। योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 वर्षीय एक्शन प्लान और 7 वर्षीय स्ट्रेटजी प्लान और 15 वर्षीय दीर्घकालीन दृष्टिकोण लागू किया है। ठीक है, यह याद रखिएगा। आर्थिक विकास और नियोजन से ही संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ एक और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया। तो वह था तेंदुलकर समिति। पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल करने की सिफारिश तेंदुलकर समिति ने की थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिश कैलोरी खपत आधारित गरीबी अनुमान में बदलाव करना, प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए नई गरीबी रेखा की
गणना करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को निजी व्यय में शामिल करना, कीमतों में परिवर्तन तथा खपत के पैटर्न को समायोजित करना था। तो यह था तेंदुलकर समिति के विचार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी का आकलन है वह नीति आयोग का कार्यदल करता है। 2022 पीसीएसजे में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर फिर बताया गया है कि भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय एवं राज्यवार गरीबी अनुमान नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर देश में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास की दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर प्राप्त हुई। जो निर्धारित की गई उससे ज़्यादा विकास दर प्राप्त हो गई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूसी मॉडल 1951 में किया गया था। रूसी मॉडल पर प्रत्येक योजना में एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया जिसे 5 वर्ष के दौरान प्राप्त करना था। अब यहाँ पर कुछ पंचवर्षीय योजना जो महत्वपूर्ण है उन्हें दिया गया है और उसकी प्राप्ति और लक्ष्य के बारे में भी बताया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य था 4.5% का और 4.1% की प्राप्ति कर लिया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 5.7% का लक्ष्य था और 3.3% की प्राप्ति हुई। छठवीं पंचवर्षीय योजना 5.2% का लक्ष्य और 5.7% की प्राप्ति। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हो रही है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 5.6% का लक्ष्य और 6.8% की प्राप्ति। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह लक्ष्य से ऊंची प्राप्ति किया था। 17वां प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सड़कें, पेयजल आदि ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ण करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न कह रहा है कि न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्याय के साथ विकास। पीसीएसजे 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सामाजिक न्याय के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली का मुख्य लक्ष्य था। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.4% था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था कृषि, सिंचाई और विद्युत। 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी का उन्मूलन और 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्रतम तथा समावेशी विकास। अब यहाँ कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा गया है कि समुचित नियोजन एवं निवेश के बाद भी हमारी कृषि समृद्धि दर कम है। और कारण में बताया जा रहा है कि भूमि सुधार वांछित स्तर तक नहीं अपनाए गए हैं। तो कथन और कारण यहाँ दोनों सही हैं। समुचित नियोजन एवं निवेश के बाद भी हमारी कृषि समृद्धि दर कम है, यह सही है। और भूमि सुधार वांछित स्तर तक नहीं अपनाया गया है, यह भी सही है। और वांछित स्तर पर भूमि सुधार के नहीं अपनाए जाने के कारण ही कृषि समृद्धि दर कम है। तो ए आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। सेम चीज़ें आपको व्याख्या में भी दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक। यहाँ बताया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो थीम थी तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, यह थीम थी। ठीक है, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर।
और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी को कम करना। इसमें आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया और प्राप्ति 7.8% की रही। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो 3 है और 1 नहीं है। पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, यह आर्थिक विकास का कारक है। जनसंख्या में परिवर्तन, यह भी है। विशेषीकृत क्रियाओं या गतिविधियों में श्रम विभाजन और तकनीक विधि और नौकरशाह, यह आर्थिक विकास के कारक नहीं है। ठीक है, बाकी यह तीनों है। व्याख्या में बताया गया है कि तकनीक विद एवं नौकरशाह को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, बाकी तीनों को शामिल किया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक माना जाता है। अब आपको सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर कीमत, इन सब के विषय में तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं है। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स के डिस्कशन हम कर लेंगे, जिसमें शुरू से जीडीपी, जीएनपी या पीपीपी मॉडल क्या है, मतलब एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक के इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें आप समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। फिर इसके आधार पर देखिए, जो 1 महीना का समय है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीना बहुत अधिक है प्री निकालने के लिए। एक अगर रणनीतिक रूप से आप चल रहे हैं तो इसकी गारंटी है कि प्री बड़े आराम से 1 महीने में निकल जाएगा, क्योंकि प्री में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसे निकालना। ठीक है, यहाँ पर कुछ बताया गया है। व्याख्या, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहा जाता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतः आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु चूँकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए स्वीकार किया गया है। HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, 2010 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को आर्थिक समृद्धि के मापक के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संतुलित विकास से तात्पर्य है। तो संतुलित विकास उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जब समान रूप से विकास होता है तो उसे संतुलित विकास कहते हैं। यह तो आसान सा प्रश्न है। और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए, किंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी क्षेत्र एक ही दर से बढ़ें। संतुलित विकास के समर्थक मार्क्स, रेडान, फ्रेडरिक, लेविस सिटोवस्की, एलियन यंग और लिविंगस्टीन हैं, ये लोग हैं। ठीक है, अब सूची के मिलान से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास, जीवन की गुणवत्ता, और इधर दिया हुआ है सूची में सकल घरेलू उत्पाद, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो आर्थिक विकास का संबंध किससे? आर्थिक विकास का संरचनात्मक परिवर्तन से संबंध है, और आर्थिक वृद्धि का सकल घरेलू उत्पाद से अभी हमने ऊपर प्रश्न में देख लिया। संपोषित विकास, पर्यावरण को बचा करके जो विकास किया जाएगा, जो हम अपने लिए भी कर लें और अपनी पीढ़ियों के लिए भी छोड़ दें। और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है।
तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो यह सभी आवश्यक है। संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक उपलब्धता, अधिक से अधिक उपलब्धता, जिसको अधिकाधिक उपलब्धता यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, आपको और भी प्रश्न मिल जाएंगे और जल्दी से जल्दी हम इकोनॉमिक्स को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, जियोग्राफी भी अभी आने वाला है, तो इन सबको समाप्त करेंगे और फिर शॉर्ट ट्रिक के वीडियोज़ लेके आएंगे और करंट अफेयर के वीडियोज़ भी लाने हैं जैसा हमने वादा किया है, तो आपको वह भी मिल जाएगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।